एंड वेलकम, स्वागत है आपका सामाजिक ज्ञान पे। आज हम क्लास 8 का चैप्टर 5 ह्यूमन रिसोर्सेज का सेकंड पार्ट करेंगे। द पॉपुलेशन चेंज रेफर टू चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग द स्पेसिफिक टाइम। द वर्ड पॉपुलेशन हैज़ नॉट बीन स्टेबल. It has increased many folds as seen in the figure 5.3y. This is actually due to changes in the number of birth and deaths. For an extremely long period of human history until the 1800s, the world's population grew steadily but slowly. Large number of babies were born, but they died early too. This was as there were no proper health facilities, sufficient food was not available for all the people, farmers were not able to produce enough to meet the food requirements of all the people. As a result, the total increase in population was very low. एक पिरामिड आप देख रहे हैं यहाँ पे चित्र में। ये कहने की कोशिश है कि 1800 सेंचुरीज़ में 1800 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन क्या है, वो बढ़ी, एक तरह से बढ़ी धीरे धीरे करके। लार्ज नंबर ऑफ बेबीज़ बॉर्न, बहुत नंबर में मतलब ज़्यादा बच्चे पैदा हुए, लेकिन वो बहुत ही जल्दी मर भी गए। क्यों? क्योंकि हेल्थ की फैसिलिटी यानी डॉक्टर, हॉस्पिटल वगैरह ज़्यादा नहीं थे, तो वो बीमारियों की चपेट में आए और उनकी डेथ हो गई। सफिशेंट फूड नहीं था, कभी अकाल पड़ रहा है, कभी बाढ़ आ रही है, किसान इतना खाना नहीं उगा पा रहे, इतना फूड नहीं उगा पा रहे हैं कि जिससे सबकी रिक्वायरमेंट पूरी हो। तो इसका रिज़ल्ट क्या निकला कि पॉपुलेशन जो है वो घटी। पैदा होने वाले बढ़े बेशक, लेकिन मरने वाले उनसे ज़्यादा थे। तो इस स्थिति में क्या है कि डेथ रेट इंक्रीज़ की, बर्थ रेट इंक्रीज़ होने के बाद में भी डेथ रेट बढ़ गई। तो इसलिए यहाँ पे समस्या क्या है, बहुत सारी फैक्टर्स को देखा तो मरने वालों की संख्या बचने वालों की संख्या से ज़्यादा थी, तो डेथ इंक्रीज़ हुई और पॉपुलेशन नीचे चली गई, कम हो गई। In 1804, the world's population reached 1 billion. 155 years later, in 1959, the world's population reached 3 billion. This is often called population explosion. In 1999, 40 years later, the population doubled to 6 billion. The main reason for this growth was with better food supply and medicine, deaths were reducing while the number of births still remain fairly high. 1804 के पास में जब देखा तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन क्या है, वो 1 बिलियन हो गई। और बहुत सारे जो मतलब इस समय पे जो टाइम है वो क्या हुआ, मेडिसिन फैसिलिटीज़ में, मेडिकल उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए, तो जिसकी वजह से डेथ रेट जो है वो कम हुई, मरने वालों की संख्या कम हुई, जबकि जो बच्चे पैदा हो रहे थे वो उसी तरह से पैदा होते रहे। तो नतीजा ये निकला कि जनसंख्या विस्फोट की कंडीशन आ गई कि हर जगह इंक्रीज ही हो रहे हैं, बच्चे पैदा हो रहे हैं और भीड़ बढ़ रही है, लेकिन डेथ उस रेशो में नहीं हो रही है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि पॉपुलेशन जो है वो पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ी और दिखाई देने लगी। बर्थ आर यूजुअली मेजर्ड यूजिंग द बर्थ रेट, दैट इज़ द नंबर ऑफ लाइव्स baby birth per 1000 people. Death are usually measured using the death rate, that is the number of death per 1000 people. Migration is the movement of the people in and out of an area. Birth and death are the natural causes of population change. The difference between the birth rate and the death rate of a country is called the natural growth रेट। देखिए, बर्थ रेट को हम कैसे मेजर करते हैं, 1000 लोगों में कितने बच्चे पैदा हुए, या 1000 जो पॉपुलेशन है उसमें कितने बच्चे दुनिया में आए। और डेथ रेट का भी वही है कि 1000 फैमिली है तो वहाँ को अगर हम एक उदाहरण माने तो वहाँ से कितने लोग फिनिश हुए। एक कॉमन फिनोमिना में हम चेक करते हैं कि 1000 आदमियों में से इतने लोग तो हमेशा जाते ही जाते हैं,
1000 बच्चों में से इतने बच्चे तो हमेशा पैदा होते ही होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे एक कॉमन सी चीज़ है, हम कहते हैं ना कि 1 सेकंड में हर 1 मिनट में 2 बच्चे पैदा हो रहे हैं भारत में। तो इसलिए पॉपुलेशन क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है। और डेथ की रेट क्या है, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी हो गई हैं, कम हो रही हैं। ये जो भी बर्थ रेट हो या डेथ रेट हो, 1000 लोगों पर ही इसको मेजर किया जाता है। ठीक है। उसके बाद है माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर जाते हैं। कैसे माइग्रेट कर जाते हैं, जैसे आप हो, आपने अच्छी एजुकेशन ले ली और आपके पास में अच्छी फंडिंग है, आपने कोई वीज़ा अप्लाई किया और आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या ऐसी किसी देश में जो कि भारत के बाहर है, वहाँ पे आप शिफ्ट हो गए। तो अब आने वाली जो आपकी जनरेशन है, बहुत पॉसिबल है कि वो बच्चे भी वहीं पैदा होंगे और वहीं पे रहेंगे। तो वापस आप इंडिया में नहीं आओगे। आप आओगे भी तो एज आ टूरिस्ट आओगे, कोई शादी वादी फंक्शन अटेंड करने आए, फिर वापस अपने देश वहाँ उस देश में चले गए जहाँ आप शिफ्ट किए हो। तो माइग्रेशन भी इस चीज़ का एक मेन वो होता है। कई बार जहाँ झगड़े वगैरह होते हैं, वॉर चल रहे होते हैं, तो लोग वहाँ से माइग्रेट करके दूसरी जगह चले जाते हैं, आसपास के इलाकों में स्विच कर जाते हैं और फिर वो वहीं बसे रहते हैं। कई बार वापस आते हैं जब शांति हो जाती है, लेकिन मैक्सिमम टाइम तक वो वहीं रहते हैं। वापस आने का उनका कुछ रहता नहीं है हिसाब किताब। बर्थ और डेथ रेट जो है, डेथ जो है ये नेचुरल चीज़ें हैं, प्राकृतिक चीज़ें हैं। तो जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, कितनी बर्थ हुए, कितनी डेथ हुई, इनके बीच का जो डिफरेंस है, मान लीजिए 1000 में 500 बच्चे पैदा होते हैं, 1000 फैमिलीज़ हैं तो वहाँ 500 बर्थ होते हैं। उसी टाइम में 1000 फैमिली में 100 पर्सन जो हैं वो डेथ कर जाते हैं। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो आएगी नेचुरल ग्रोथ रेट। मतलब 900 लोग अभी भी ऐसे हैं, अगर 500 बच्चे पैदा हो रहे हैं और 100 लोग मर रहे हैं, मतलब 400 ऐसे हैं जो अलाइव हैं और आगे सस्टेन करेंगे, आगे तक जाएंगे। तो ग्रोथ रेट कितना हो गया, 400 का हो गया। द population increase in the world is mainly due to rapid increase in natural growth rate। नेचुरल ग्रोथ रेट का मतलब क्या है, जैसे मैंने बताया कि डेथ जो है वो कम है और बर्थ जो है वो ज़्यादा है, तो ग्रोथ रेट क्या है, इंक्रीज होगी। और अगर उल्टा है, बच्चे कम पैदा हो रहे हैं और डेथ जो है वो ज़्यादा हो रही हैं, तो उस केस में, या फिर जैसे अभी कोरोना वाला टाइम आया तो क्या हुआ कि बहुत सारे लोग एक बीमारी की चपेट में आए और डेथ हो गई उनकी। तो उस केस में भी जो सोसाइटी है उसमें बचने वालों की संख्या से मरने वालों की संख्या बढ़ गई। तो जो पॉपुलेशन है वो क्या हो गई, फॉल डाउन कर गई, नीचे गिर गई, कम हो गई। और एक कॉमन उसमें जब बिल्कुल सब मामला शांत रहता है, सब अच्छा रहता है, खाने पीने की फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी होती है, तो जैसे 4 बच्चे पैदा होते हैं तो 2 बुज़ुर्ग चले जाते हैं, इस तरह से रहता है। तो ये एक बैलेंस की कंडीशन है कि जितना बच्चे पैदा हो रहे हैं उतने लोग जा रहे हैं। ठीक है। अब आता है यहाँ पे एक ये चार्ट दे रखा है, इमेजेस दे रखी है, बर्थ रेट मोर देन डेथ रेट पॉपुलेशन इंक्रीज। बर्थ रेट एंड डेथ रेट सेम, पॉपुलेशन स्टे द सेम। डेथ रेट मोर देन बर्थ रेट, पॉपुलेशन डिक्रीज। जैसे मैंने अभी आपको ये चीज़ बताई कि क्या है, ग्रोथ रेट किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, जीवन और मृत्यु पे। अगर जीवन ज़्यादा है, मतलब पैदा होने वाले ज़्यादा हैं, और मृत्यु कम है, तो ग्रोथ जो है वो बढ़ेगी, लोग ज़्यादा बढ़ेंगे। और अगर जितनी संख्या में डेथ हो रही है उतनी संख्या में बच्चे पैदा भी हो रहे हैं, तो ये क्या है, ये बैलेंस की सिचुएशन है। और डेथ ज़्यादा है, पैदा कम हो रहे हैं, उस कंडीशन में पॉपुलेशन जो है वो नीचे जाएगी, कम डिक्रीज हो जाएगी पॉपुलेशन। ठीक है। माइग्रेशन इज़ अनदर वे ऑफ विच पॉपुलेशन साइज चेंजेस। People may move within a country or between countries. Immigrants are people who leave a country. Immigrants are those who arrive in a country. यहाँ 2 वर्ड यूज़ हुए हैं, इमिग्रेंट्स और एक इमिग्रेंट्स। अब यहाँ पे देखिए, इमिग्रेंट्स कौन होते हैं, जैसे आप हैं, भारत में रहते हैं
और भारत में रहने के बाद में आप कहीं बाहर दूसरी कंट्री में चले जाते हैं, कनाडा शिफ्ट हो जाते हैं या कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। और जिस कंट्री में आप रहते हो जाके, उस कंट्री के आप क्या कहलाते हो? देखिए, इमिग्रेंट जो है वर्ड, उसको कहते हैं अप्रवासी। अप्रवासी भारतीय होते हैं ना, भारत में आते हैं, जहाँ ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में, फ्रांस में जाके भारत के लोग जो हैं वो बस गए, ये अप्रवासी भारतीय हैं। भारत की मूल हैं, जीन्स उनकी भारतीय हैं, माँ बाप भारतीय थे, लेकिन वो किसी दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो गए, फिर वहीं की नागरिकता ले ली। अब वो क्या हैं, जब भारत आते हैं तो वो अप्रवासी भारतीय या NRI कहलाते हैं। दूसरी चीज़, जहाँ पे वो शिफ्ट हो गए वो क्या है, वो इमिग्रेंट है। इमिग्रेंट का मतलब जिस जगह पे वो रहने लगे वहाँ के वो प्रवासी हो गए, ठीक है, समझ आ रही है ये चीज़। जहाँ पे शिफ्ट हो गए, कनाडा में गए तो वो प्रवासी हो गए, इमिग्रेंट हैं, IMIGRANT, इमिग्रेंट। जिस देश से, भारत से गए कनाडा में बस गए, कनाडा में वो क्या है, प्रवासी हैं, बाहर से आए हुए लोग हैं। और इमिग्रेंट हैं अप्रवासी, जब आप जिस देश में शिफ्ट करे हैं, किस देश से आए हैं आप? भाई आप भारत से आए हैं, ठीक है ना। तो भारत के लिए अब आप क्या हो गए, अप्रवासी हो गए, कि मतलब यहाँ पहले प्रवास कर रहे थे लेकिन अब प्रवास नहीं कर रहे हैं, अब यहाँ अप्रवासी हैं। तो इसके लिए जो टर्म यूज़ होगी वो इमिग्रेंट होगी, IMMIGRANT। आई से जो स्टार्ट है वो अप्रवासी है, ई से जो स्टार्ट है वो प्रवासी है, ठीक है। प्रवास कर रहा है मतलब दूसरे देश में बस गया जाके, उस देश के लिए आप क्या हो, प्रवासी हो। और अपने देश के लिए अब आप अप्रवासी हो, क्योंकि अब आप अपने देश में नहीं रह रहे हो, अब आप कहाँ रह रहे हो, किसी दूसरी कंट्री में रह रहे हो। बस इतना ही फ़र्क है इन दोनों शब्दों में। Countries like United States of America and Australia have gained in number of by in migration or immigration. Sudan is an example of a country that has experienced a loss in population number due to out migration or immigration. ठीक है, यहाँ से मतलब छोटे छोटी कंट्रीज से लोग कहाँ जाते हैं, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में रहने जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, फिर वहीं बस जाते हैं। तो ये क्या है, ये माइग्रेशन है, और वहाँ की पॉपुलेशन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। और सूडान जैसे देश में क्या है, लड़ाइयाँ चल रही हैं, ऐसा एरिया है जहाँ बहुत अनसर्टेनिटी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ को छोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं, दूसरे देशों में चले जाते हैं। तो ये क्या है, आउट माइग्रेशन है, आउट माइग्रेशन या इमिग्रेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, द जनरल ट्रेंड ऑफ द इंटरनेशनल माइग्रेशन इज फ्रॉम द लेस डेवलप्ड नेशन टू द मोर डेवलप्ड नेशंस in search of better employment opportunities. Within countries, large number of people may move from the rural to urban areas in search of employment, education and health facilities. बिल्कुल सिंपल सा फंडा है कि आप क्यों मूव करते हो, आप मूव करते हो बेटरमेंट के लिए। बेटरमेंट किस चीज़ में, अर्निंग में बेटरमेंट, एजुकेशन में बेटरमेंट, आप अच्छा पढ़ोगे तो अच्छा कमाओगे, ठीक है ना। और नेशन में जब एक से दूसरी जगह पे माइग्रेशन होता है तो क्या होता है, उस देश में जैसे भारत से गए तो कहाँ जाएंगे, USA जाएंगे, और क्या कहते हैं आपका ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, जहाँ की पॉपुलेशन कम है लेकिन फैसिलिटीज़ बहुत अच्छा है, पैकेज बहुत अच्छा है, पैसा अच्छा मिलता है, तो लोग यहाँ से छोड़ के वहाँ चले जाएंगे, कम समय में ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, इस तरह की सोच लेके। और इंडिया में क्या है कि अपने ही उसमें रूरल से कहाँ जाते हैं, अर्बन में जाते हैं। रूरल का मतलब ग्रामीण क्षेत्र और अर्बन का मतलब शहरी क्षेत्र। गांव से लोग कहाँ आते हैं, शहरों में आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि यहाँ रोजगार की व्यवस्था अच्छी है, पढ़ाई लिखाई अच्छी है। दूसरा, आप जो पैसा कमाते हो उस पैसे से आप दूसरा और कुछ बेटर कर सकते हो। तो मतलब एक कहने की बात यह है कि गाँव में अपॉर्चुनिटीज़ कम दिखती हैं लोगों को शहरों के बजाय, तो इसलिए गाँव से लोग कहाँ आते हैं, शहरों में आते हैं। और एक देश से जो कम डेवलप्ड कंट्री है वहाँ से लोग माइग्रेट करते हैं उन कंट्रीज़ में जहाँ डेवलपमेंट ज़्यादा होती है, ताकि वो अपनी एजुकेशन और स्किल को वहाँ लगाएं और ज़्यादा पैसा कमा के अपना जो इकोनॉमिक लेवल है, आर्थिक स्तर है, उसको अच्छा करें, ठीक है। यहाँ जितनी भी कवायद आप देख रहे हो
ये सब कुछ बेटरमेंट ऑफ लाइफ के लिए है, अपनी आर्थिक स्थिति, अपने पैसे की स्थिति को अच्छा करने के लिए। आप अच्छी एजुकेशन लेते हो, ऐसी एजुकेशन लेते हो जिससे ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, तो आपकी फैमिली की जो ग्रोथ है वो अच्छी है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, अब है पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंजेस। क्या पैटर्न पॉपुलेशन चेंजेस में दिखता है? रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वेरी अक्रॉस द वर्ल्ड। ऑल्दो द वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन इज राइजिंग रैपिडली, नॉट ऑल कंट्रीज आर एक्सपीरियंसिंग दिस ग्रोथ. Some countries like Kenya have high population growth rates. They had both high birth rate and death rates. Now with improving healthcare, death rate have fallen, but birth rate still remain high, leading to high growth rate. अब यहाँ एक चीज़ वर्ड देखिए, वर्ड है वेरी, VARY, आप इस्तेमाल करते हो, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, VERY, वेरी का मतलब बहुत, और यहाँ वेरी का मतलब है अलग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या उसने सेंटेंस बोला है कि रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वेरी अक्रॉस द वर्ल्ड। वेरी करती है मतलब अलग अलग होती है, हर जगह पे देखा जाता है कि किस तरह की कंट्रीज़ में कंडीशन है, तो वहाँ की ग्रोथ रेट उसी हिसाब से है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया केनिया का। केनिया में क्या है, स्टार्टिंग में जब स्टार्टिंग में केनिया के बारे में लोगों ने जाना, तो वहाँ पे क्या था कि बर्थ जिस हिसाब से हो रहा था, डेथ हो रही थी ज़्यादा। अब क्या हुई, फैसिलिटीज़ इम्प्रूव हुई हेल्थ के बारे में, तो अब डेथ की रेट जो है वो कम हो गई, और जो बर्थ रेट है वो उसी हिसाब से बढ़ रही है। तो जो अब पॉपुलेशन में ग्रोथ दिख रही है वो हाई दिख रही है, ज़्यादा हो रही है। इन अदर कंट्रीज़ लाइक यूनाइटेड किंगडम, पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्लोइंग बिकॉज ऑफ बोथ लो डेथ एंड लो बर्थ रेट। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन है, तो ब्रिटेन और उसके आसपास के 2-4 छोटे छोटे देश, उनको मिलाकर यूनाइटेड किंगडम है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है कि पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत स्लो है, बच्चे कम पैदा होते हैं और डेथ भी कम होती हैं। ठीक है, इसलिए ग्रोथ रेट क्या है वो भी कम है। पॉपुलेशन कंपोजिशन, कंपोजिशन क्या होता है, आपने कभी कोई गाना सुना होगा, तो गाने में क्या होता है कि एक सिंगर है, उसमें बैंड भी बज रहा है, तबला बज रहा है, या कोई ऐसा स्ट्रिंग वाला वो बज रहा है जैसे सारंगी, या क्या बोलते हैं वायलिन बज रहा है, कैसो बज रहा है, बहुत सारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं जिनके साउंड आप फील करते हो, और फिर एक कंप्लीट गाना या सॉन्ग आप सुनते हो। तो वो जो म्यूज़िक की ट्यून है अलग अलग चीज़ों के लिए बनाई जाती है, उन सबको साथ में रख के, दैट इज़ कॉल्ड कंपोजिशन। अब पॉपुलेशन में कंपोजिशन क्या है उसको देखते हैं। हाउ क्राउडेड अ कंट्री इज़ has little to do with its level of economic development. For example, both Bangladesh and Japan are very densely populated, but Japan is far more economically developed than Bangladesh. To understand the role of people as a resource, we need to know more about their qualities. People vary greatly in their age, sex, literacy level, health condition, occupation, and income level. It is essential to understand these characteristics of the people. Population composition refer to the structure of the population. The composition of the population help us to know how many are male or female, which age group they belong to, how educated they are, and what type of occupation they are employed in, what their income level and health conditions are. Sorry. As interesting way of studying the population composition of a country is by looking at the population pyramid, or also called a age sex pyramid. A population pyramid shows the total population divided into various age group, that is 5 to 9 years, 10 to 14 years. The percentage of total population subdivided into male and female in each of those groups. अब यहाँ एक चीज़ को समझिए, यहाँ कंपोजिशन दे रखी है,
एक कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए आपको बोला गया है कि आप देखिए कि एक जापान है देश जहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है, और दूसरा देश है बांग्लादेश जहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन दोनों में एक विजिबल फ़र्क आप देख सकते हो कि जापान तो बहुत प्रोग्रेस कर रहा है, डेवलप कर रहा है, लेकिन बांग्लादेश की हालत थोड़ी ख़राब है। रीज़न क्या है? डिपेंड करता है कि वहाँ पे किस तरह का पॉपुलेशन है, किस तरह की नॉलेज वो लोग दे रहे हैं, और किस तरह से उस नॉलेज को वहाँ की जनता इस्तेमाल कर रही है। ठीक है, पहले आते हैं जापान पे। जापान में क्या है कि वहाँ पे एक कल्चर को डेवलप किया गया कि आप जो भी काम कर रहे हो ना, उसमें आप एक्सपर्टीज़ ले लो। अगर आप पुर्जा बना रहे हो तो पुर्जा भी इतने अच्छे तरीके से बनाओ कि उस पुर्जे को आप जहाँ लगाओगे ना, वो पुर्जा 100% सही हो, उसमें डिफ़ॉल्ट होने का चांसेस ना हो। आपने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट सुने होंगे जो जापान की कंपनीज बनाती हैं, तो उसमें क्या है, एक पर्सन एक ही काम करेगा लेकिन उसको बड़े एफिशिएंसी के साथ करेगा। ठीक है, शायद ये चीज़ समझ नहीं आ रही होगी, मैं क्लियर करती हूँ। जैसे मान लीजिए आप टीचर हो, ठीक है, तो आप बस टीचिंग ही करोगे, और टीचिंग भी आप किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, जैसे आपके सब्जेक्ट टीचर होते हैं कि अगर वो इंग्लिश पढ़ाते हैं तो वो इंग्लिश ही पढ़ा रहे हैं पहली क्लास से लेके 12वीं तक, 12th तक, या जो भी उनके सेक्शन अलॉटेड हैं उसमें। वो सब्जेक्ट में घालमेल नहीं करते कि आप इंग्लिश के टीचर हो तो चलिए, जैसे प्राइवेट में होता है हमारे यहाँ पे कि अच्छा आप ये पढ़ा लोगे तो आप एसएसटी भी पढ़ा दो, आप हिंदी भी पढ़ा दो, आप मैथ भी पढ़ा दो। उस सिचुएशन में क्या होगा, कन्फ्यूजन की सिचुएशन आएगी। हो सकता है एक पर्सन जो शुरू से आखिरी तक इंग्लिश पढ़ा रहा है वो इंग्लिश को बहुत अच्छे से बच्चों को समझा सकता है क्योंकि उसका पूरा फोकस अपने सब्जेक्ट पे है, लेकिन जब वो एसएसटी पढ़ाएगा तो वो वहाँ पे हो सकता है वो कुछ गड़बड़ करे, उतना अच्छा ना समझा पाए जितना अच्छा वो इंग्लिश समझा सकता है। जापान में क्या है कि इंग्लिश पढ़ाने वाले को इंग्लिश ही पढ़ाने के लिए कहा जाएगा, दूसरे सब्जेक्ट नहीं। अगर एक पर्सन है जो बढ़ई का काम करता है, या मान लीजिए कोई फट्टा काटता है, लकड़ी के टुकड़े काटता है, तो वो बस लकड़ी के टुकड़े ही काटेगा, वो मेज नहीं बनाएगा। चीज़ समझ में आ रही है? आप एक काम कर रहे हो, उसी पे ही आप एक्सपर्टीज ले लो अपनी। आपको ऐसा नहीं करना आपने पहले लकड़ी काटी फिर उसमें कीले ठोक रहे हो और उसका मेज बना रहे हो और फिर पॉलिश कर रहे हो। ये दुनिया भर का, जो पॉलिश कर रहा है वो पॉलिश करेगा, जो कीले ठोक रहा है वो कीले ही ठोकेगा, जो लकड़ी काट रहा है वो लकड़ी ही काटेगा। ठीक है, मगर वो काम ऐसा करेगा कि आप उसके काम में कमी नहीं निकाल सकते। ये है जापान का रूल। बांग्लादेश में क्या है, पढ़ाई ही बेकार है। पढ़ाई में क्या दिखाया जाता है, दूसरों से छीन लो। एक बेस है उनका कि जहाँ वो दूसरों से स्नैचिंग ही सिखाते हैं, वो अपने स्किल को इम्प्रूव करने के बारे में बात नहीं करते हैं। वो एक ऐसी एजुकेशन देते हैं जहाँ पे आपको एक बात बताई जाती है कि भैया आप अपनी ग्रोथ करो, बच्चे पैदा करो, करते रहो करते रहो, और फिर जब वो बच्चे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या होगा कि वो उनकी ज़रूरतें आप पूरी नहीं कर पाओगे। एक घर में 10 बच्चे हैं, 15 बच्चे हैं, एक माँ बाप हैं, मतलब एक माँ एक बाप है, और अब वो बच्चे इतने हैं, रोज़ खाना मांग रहे हैं, कहाँ से वो करेंगे? तो थोड़े दिन के बाद में क्या होगा कि वो उनको रोड पे भेज देंगे, या वो भीख मांग रहे हैं, या वो चोरी कर रहे हैं, या वो कुछ ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं है। पेरेंट्स को बच्चे पैदा करने से फुर्सत नहीं है, पढ़ाएंगे क्या? जब वो पढ़े लिखे नहीं होंगे, एक ऐसी एजुकेशन जिस एजुकेशन को आप मार्केट में बेच नहीं सकते, तो उस एजुकेशन का फ़ायदा क्या है? भाई आप कोई स्किल जानते हो, आप कारपेंटर का काम जानते हो, कपड़ा बनाना जानते हो, आप खाना बनाना जानते हो, उस स्किल को लेके आप मार्केट में जाओगे तो अर्न करोगे। एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आप जो एजुकेशन लेके मार्केट में जा रहे हो उसकी कोई कीमत ही नहीं है, उसको कोई कुछ समझता ही नहीं है, तो आप उसको कैसे सेल करोगे? कितने लोग सेल करेंगे? और उसकी वजह से जो बांग्लादेश की कंडीशन है वो बिल्कुल अलग है जापान की कंडीशन से। आई होप कि आप समझ रहे हो इस चीज़ को कि आप एक एजुकेशन भी अगर किसी को देते हो तो उस एजुकेशन से उसका कुछ भला होना चाहिए, वो उस एजुकेशन का इस्तेमाल करके अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, बच्चे को पाल सके। एक ऐसी एजुकेशन जिसमें आपको सिखाया ये जा रहा है कि आपको छीनना ही है दूसरे से, तो छीनने के लिए भी शरीर में ताकत चाहिए और एक स्टेज चाहिए। पैदा हुआ दुधमुहा बच्चा किसी से कुछ नहीं छीन सकता है, वो इस लायक नहीं होता है। तो ये फ़र्क है कंपोजिशन में। कंपोजिशन में एक और भी आता है कि जैसे एक छोटा बच्चा है आपकी एज का, वो क्या कर रहा है, वो स्टूडेंट है, पढ़ रहा है और चीज़ें सीख रहा है क्योंकि वो लर्निंग के स्टेज में है। एक बड़ा बच्चा है जो 20 से
25 साल में या किसी बड़े और उसमें है, तो इस एज में क्या है वो ऐसे स्किल सीखता है जिससे रोटी कमा सके, भरण पोषण कर सके फैमिली का। उसका अलग काम हो गया। आपकी मदर का अलग काम है, वो घर संभाल रही है, घर का काम कर रही है। आपके फादर का अलग काम है, वो कोई भी व्यापार कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं। तो इस तरह से सबको मिलाकर एक सोसाइटी बनती है, और ये है पॉपुलेशन की कंपोजिशन। ठीक, इसके बाद में आपका आता है द शेप ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड टेल अस द स्टोरी ऑफ द पीपल लिविंग इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिलो 15 years are shown at the bottom and reflect the level of birth. The size of the top shows the number of aged people above 65 years and reflect the number of death. ठीक है, एक ये पिरामिड यहाँ पे दिखा रखा है, पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ केनिया दिखाया हुआ है। नीचे जो है 0 से 4 तक ज़्यादा एज दिखा रखी है कि भाई इतने, एक ये ग्रे पर्पल साइड है और एक ऑरेंज साइड है। पर्पल लेडीज़ मेल का साइड है और ये फीमेल का साइड है दूसरा वाला। आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। तो इसमें आप देखोगे कि ऊपर तक जाते जाते वो क्या दिखा रहा है कि डेथ या कितने लोग हैं जिनकी एज इतनी है। तो आप नीचे देखो, ज़्यादा बच्चे हैं, 5 से 9 में भी ज़्यादा हैं, 10 to 14 में भी, 15 to 19 में भी हैं। फिर धीरे धीरे करके ये पिरामिड जो है ये छोटा होता चला जाता है, और आप 70 से 74 और 75 प्लस में देखोगे कि बहुत कम लोग रह जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये किस तरह से दिखा रहा है कि जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहा है ये, वो डेथ का रेट दिखा रहा है। द पॉपुलेशन पिरामिड ऑल्सो टेल अस हाउ मैनी डिपेंडेंट्स देयर आर इन अ कंट्री। There are two groups of dependents: young dependents aged below 15 years and elderly dependent age above over 65 years. Those of the working age are the economically active. जैसे कि हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट पार्ट में भी आपने देखा होगा, मैंने आपको वहाँ पे भी एक चीज़ क्लियर करी थी। हम हर चीज़ को किस चीज़ से जज करते हैं? पैसे से जज करते हैं। ठीक है, 0 साल से 15 साल तक के बच्चे या 18 साल के बच्चे, जो स्टडिंग की एज होती है, जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं, वो किसी तरह के अर्नर नहीं होते। एक्सेप्शनल हर जगह होते हैं, 2-4 बच्चे होते हैं ट्यूशन पढ़ा के थोड़ा बहुत अपना खर्चा निकाल लेते हैं, लेकिन ये लोग बेसिकली अर्नर में नहीं आते, क्योंकि ये ग्रोइंग एज में है, सीख रहे हैं, लर्नर है। ठीक है, तो ये पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है। इसके अलावा 60 प्लस की जो एज है, जब लोग रिटायर हो जाते हैं, तो उस एज में क्या है, लोग बीमार भी हैं, बुढ़े हो चुके हैं, शरीर में उतनी ताकत नहीं है, जितना पहले काम करते थे अब नहीं करते हैं, तो वो भी किसी ना किसी पे निर्भर हैं। ठीक है, तो इस दोनों कंडीशन में, चाहे वो बहुत बुजुर्ग हैं चाहे वो बच्चे हैं, ये दोनों किस पे निर्भर हैं? उन लोगों पे निर्भर हैं जो अर्न कर रहे हैं, जो बीच की जो लाइन है उसमें है, यानी 25 से लेके और 60 के बीच के लोग, ये सारे क्या हैं? ये अर्न कर रहे हैं, रोजी रोटी कमा रहे हैं। तो इन लोगों को पे क्या जिम्मेवारी है? जो छोटे बच्चे हैं उनको भी ये पालते हैं, और जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी भी देखभाल करना इन्हीं के अधिकार में आती है। ठीक है, द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इन विच बर्थ एंड डेथ रेट बोथ आर हाई इन बोर्ड at the base and rapidly narrow towards the top, and this is because although many children are born, a large percentage of them die in their infancy. इन्फेंसी का मतलब है बचपन में ही बहुत सारी डेथ हो गई, मतलब उन्होंने 18 साल नहीं देखा उसमें ही, और कई बार बच्चे पैदा होते ही किसी न किसी कुपोषण का शिकार हो जाते हैं ना, 5 साल से पहले ही डेथ हो जाती है उनकी, वो आते हैं। Relatively few becomes adults and there are very few old people. This situation is typified by the pyramid shown for Kenya. In countries where death rates, especially amongst the very young, are decreasing, the pyramid is broad in a younger age group because more infants survive to adulthood. This can be seen in the pyramid for India. Such population contain a relative large number of young people, and which means a strong and expanding labor force. अभी मैंने आपको बताया था, इसी पार्ट में बताया या शायद प्रीवियस में बताया होगा कि जो इंडिया है वो क्या है? यंग कंट्री है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो
अभी करंट की जो जनरेशन है वो 18 साल से बड़ी है और 60 साल से कम है। तो अर्नर ग्रुप जो एक मेजर है उसके सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, इसलिए इंडिया जो है इस समय जितना ग्रोथ कर सकती है उतनी ग्रोथ वो पहले नहीं कर सकती थी, क्योंकि तब या तो बच्चों की वो ज़्यादा थी या फिर बुज़ुर्गों की ज़्यादा थी नंबर। लेकिन अब क्या है, अब यंग पीपल्स का नंबर ज़्यादा है, इसलिए ये यंग कंट्री है। इसके बाद है इन country like Japan, low birth rate make the pyramid narrow at the base, decrease death rate, allow number of people to reach old age, skilled, spirited and hopeful young people endow with a positive outlook are the future of any nation. We in India are fortunate to have such a resource. They must be educated and provided skill and opportunities to become able and productive. ठीक है, दैट्स ऑल। ये आपका चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया है। और इसके अलावा अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई होगी, मैंने इसे इजी वे में आपको समझाने की कोशिश किया है, अगर नहीं समझ आई होगी तो आप कमेंट में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।